नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नीति निदेशक तत्वों का अध्ययन कर रहे थे। नीति निदेशक तत्व। तो नीति निदेशक तत्वों का अध्ययन तो हम लोगों ने कल कर लिया था, अनुच्छेद 51 तक। आज आलोचना और उपयोगिता हम लोग देखेंगे। आलोचना करने को कही जाए तो क्या करेंगे हम लोग, और उपयोगिता कही जाए तो क्या करेंगे हम लोग। चलिए पहले आप सखी चुगली करें, आलोचना किया जाए पहले, है ना। आलोचना में तो वही हाल है, आ सके चुगली करें। चलिए भाई चुगली शुरू की जाए। नीति शिक्षक तत्वों में आपने जो 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल पढ़े हैं, ठीक है, तो आपने ये जाना होगा कि इसकी प्रकृति गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक, ये आपने पढ़ा। इसका मतलब क्या है कि न्यायालय द्वारा द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, मतलब प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है। और यही बिंदु आलोचना का सबसे बड़ा बिंदु है। कैसे भाई, संविधान ने आपसे बड़े बड़े वादे कर दिए, बड़े बड़े वादे हो गए, ठीक है, लेकिन मिलता तो भाई कुछ भी नहीं है। मिलता तो कुछ भी नहीं है। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मिलता तो कुछ नहीं है भाई। और मिल भी रहा है तो देने वाले की मर्जी से मिल रहा है। उसकी मर्जी आएगा देगा, जितना मर्जी आएगा देगा, नहीं मर्जी आएगा नहीं देगा। मतलब सत्ता दल जो है, सत्ताधारी दल, उसके मन के ऊपर है, जितना मर्जी आ दे, जितना मर्जी ना दे। तो इस आधार पर काफी आलोचना होती है। मतलब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है निभाओ चाहे ना निभाओ, कोई बात नहीं। तो इस आधार पर काफी आलोचना होती है। केटी शाह साहब इसको कर्मकांड बता देते हैं। कर्मकांड, कर्मकांड समझते होंगे, जैसे कि वो यज्ञ हवन आदि को कहा जाता है, तो बस वही है। और इसको 9 वर्ष की कस्में भी कहते हैं। मतलब जब नया साल आता है तो क्या कहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अब पूरे साल में हम इतनी पढ़ाई कर देंगे। या कोई कहता है कि नहीं अब हम सच बोलेंगे, कोई कहता नहीं भाई अब हम नशा छोड़ेंगे, कोई कहता नहीं भाई हम अब वेट लॉस करेंगे। तो जो भी है जिसकी अपनी कसम है, लेकिन वो पहले 10 दिन में ही, 1 हफ्ते में ही सब खत्म हो जाता है मामला। तो यही कहा गया, ये बड़े बड़े वादे मात्र हैं, इनके पूरे होने की कोई गारंटी नहीं है, जिसके अभाव में इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। केटी शाह साहब ने इसको कर्मकांडी तो बताया ही, इसे एक बात और कही जो आपके लिए महत्वपूर्ण और प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती है। इसे एक ऐसा चेक बताया, एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की मर्जी से होगा। बैंक की मर्जी से मतलब आपको एक चेक मिली है, आपको मतलब मुझे भी मिली है, ये चेक कैश होगी बैंक की मर्जी से। मतलब सरकार का मन होगा तो देगी, सरकार का मन होगा तो नहीं देगी। तो किसने नीति निदेशक तत्वों को ऐसे चेक कहा जो बैंक की मर्जी से भुनाया जा सकता है? तो केटी शाह साहब, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक है, इसकी जो अगली आलोचना होती है, अगली आलोचना इस आधार पर होती है कि ये संवैधानिक टकराव को बढ़ावा देता है। संवैधानिक टकराव को बढ़ाया देता है। कैसे देता है, अब देखिए कैसे देता है। मान लीजिए कि केंद्रीय विधायिका, मतलब संसद, या मैं आपसे कहूं सत्ताधारी दल, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है, वो एक ऐसा कानून बनाए जो नीति निदेशक तत्वों की, नीति निदेशक तत्व जो हैं, डीपीएसपी जो हैं, उनकी अवहेलना करता हो, और राष्ट्रपति इस आधार पर उसको स्वीकृति ना दे कि ये निदेशक तत्वों की अवहेलना करते हैं। ठीक है, एक संवैधानिक टकराव की स्थिति और है, ध्यान दीजिएगा कैसी। नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए केंद्र राज्यों को आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है।
और नहीं मानने पर, केंद्र के निर्देश को नहीं मानने पर केंद्र सरकार के पास पावर है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। ठीक है। हाँ, अभी आप आगे जब पढ़ेंगे 355 365 तो आपको ये मिलेगा। केंद्र राज्य संबंध में पढ़ेंगे तो भी आपको मिलेगा ये सब। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध जब आप पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें आपको मिलेगा ये कि जो केंद्र सरकार के जो निर्देश है उसको मानना पड़ेगा राज्य को। तो एक तरीके से संवैधानिक टकराव को ही ये बढ़ावा दे रहा है कि निर्देश दे और राज्य कहते हैं नहीं भाई हमारे पास तो संसाधन नहीं है, हम तो नहीं लागू कर पाएंगे। तो ये एक मुद्दा हो सकता है। तो इन्होंने इस आधार पर भी आलोचना होती है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आलोचना का मतलब आओ सखी चुगली करें, तो वही वाला हाल है, करना ही है तो कीजिए। ठीक है। इनको ये भी कहा जाता है कि भाई इसमें कोई निरंतरता नहीं है, कोई निरंतरता का अभाव है, इसमें कोई तार्किक वर्गीकरण नहीं है, तार्किक निरंतरता नहीं है, या वर्गीकरण जो है वो तार्किक नहीं है, वर्गीकरण तार्किक नहीं है। इसमें कार्यपालिका न्यायपालिका के अलगाव की बात भी की गई है। इसमें विदेशी संबंध कैसे रखे जाएंगे उसकी बात कर दी गई है। इसमें पर्यावरण की बात भी कर दी गई है। इसमें सबकी बात कर दी गई, मतलब दुनिया के मुद्दे इसी में डाल दिए गए। तो यही कहा गया कि यहाँ जो निरंतरता है, जो कॉन्टिन्यूटी है, वो रीजनेबल नहीं है। जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो भी रीजनेबल नहीं है। इस आधार पर भी काफ़ी आलोचना होती है। ठीक है। निर्देशक तत्वों का और भी आलोचना होती है, जैसे कि सरकारें अपने संसाधन के अभाव में कुछ मनमाना वर्गीकरण भी करती हैं। ठीक है। तो आलोचना का ये 3-4 पॉइंट है। सबसे ज़्यादा पॉइंट तो यही गंभीर है कि ये न्यायिक प्रवृत्ति के नहीं है, सामाजिक संस्थाओं के टकराव को बढ़ाती हैं। लेकिन क्या ये वाकई में आलोचना का बिंदु है, उसकी भी चर्चा आपसे मैं कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्या वाकई में इसकी आलोचना की जा सकती है इस आधार पे कि भाई इस पर गैर न्यायिक है? तो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। देखिए, आपको मैंने बताया है कि ये जो निर्देशक तत्व हैं वो सरकार का एक तरीके से रोड मैप है, सरकार के लिए कहें तो पथ प्रदर्शक है, रास्ता दिखाते हैं सरकार को कि शासन कैसे चलाया जाए। ठीक है। अब सरकार जो हमारी है वो 5 वर्षों के लिए आती है। अब 5 वर्षों के लिए आती है तो जाहिर सी बात है कि 5 वर्ष बाद इनको चुनाव में जाना पड़ेगा। तो चुनाव में जब जाएंगे तो इसका निर्धारण हम और आप करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई तुमने जो कहा था किया क्यों नहीं? हम लोग तो करेंगे ना। नहीं करते हैं ये हमारी गलती है, करना तो चाहिए। अब नहीं करते हैं तो ये तो भाई हमारी गलती है ना। अब उसमें लोग क्या करेंगे, कोई उससे कोई मतलब थोड़ी ना है। ठीक है। तो यही आपको पॉइंट समझना है यहाँ पर कि जब हर 5 साल में सरकार चुनाव में जा रही है, सत्ताधारी दल जो है चुनाव में जा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि न्यायालय से लागू करवाओ तो ही मानेंगे। अरे भाई, जो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं कर रहा है, जो आपसे किया हुआ वादा पूरी नहीं कर रहा, उसको सबक सिखाइए चुनाव में। तो गैर न्यायिक होना कोई आलोचना का बिंदु नहीं है, लेकिन फिर भी करना है तो करना है वाली स्थितियों में मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। आपसे आलोचना कहेगा तो आप ये करिए, समालोचना कहे तो बाद में उसके तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी बताइए। हाँ, चलिए कुछ उपयोगिताओं को और देख लेते हैं, उससे आप आलोचना को और अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे। आलोचना कितनी रियल है वो आप समझ पाओगे। देखो, यहां पर लिख लो उपयोगिता या महत्व। मतलब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप आलोचना कितनी भी कर लें, लेकिन जो हमारे निर्देशक तत्व है वो सर्वथा अनुचित नहीं है, बेकार के नहीं है, बस यूं ही नहीं पन्ना बढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं है। क्या है कि देखिए, ये जो नीति निषेधक तत्व हैं ये आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र, याद कीजिए, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, क्या आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? याद कीजिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? याद कीजिए। ठीक है।
ये राजनीतिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही चर्चा की अभी आपसे, क्या कहा, मैंने कहा कि किसी भी सरकार के लिए ये एक पथ प्रदर्शक हैं। ये पथ प्रदर्शक हैं, तो एक बात बताइए, ये सरकार के लिए पथ प्रदर्शक हैं, विपक्ष के लिए वो कसौटी नहीं हो गए जिसके आधार पर सरकार की आलोचना हो सकती है, या हमारे आपके लिए एक कसौटी नहीं हो गए कि हम इन आधारों पर सरकार की तुलना कर सकते हैं। तो ये विपक्ष के लिए भी सरकार की आलोचना का कसौटी माना जा सकता है, और यह हमारे आपके लिए जो लोकतंत्र के लिए, राजनीतिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, ये हम और आप मतलब देश के आम नागरिक भी इन आधारों पर आलोचना कर सकते हैं। किन आधारों पर? जिनकी घोषणा संविधान में पहले से कर दी गई, अर्थात राजनीतिक आदर्श की ये स्थापना करते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना को विस्तार देते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, मैं साथ राष्ट्र बोल गया, गणराज्य बनाने के लिए, और इसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना स्वतंत्रता, ये सब जो चीज़ें दी जा रही हैं ना, उसी फ्लो में देखिए आर्थिक लोकतंत्र भी है, सामाजिक आर्थिक जो लोकतंत्र है, कहीं ना कहीं प्रस्तावना को विस्तार दिया जा रहा है इसके माध्यम से। ठीक है, ये हमारे जो सामाजिक आर्थिक जो है सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राजनीतिक ये मानक हैं, स्टैंडर्ड एक मेंटेन करते हैं, जिससे हम जो हमारे सत्ताधारी दल हैं उनकी जो नीतियां हैं उनमें कितनी स्थायित्व है, स्टेबिलिटी कितनी है, कंटिन्यूटी कितनी है, निरंतरता कितनी है, उसको भी चेक कर पाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे पहले भी कहा, ये मौलिक अधिकार के पूरक हैं, मौलिक अधिकार के पूरक। कैसे? वही उदाहरण, कुछ व्यक्तियों के पास जमीन नहीं है और किसी के पास बहुत सारी है। जब इनके पास नहीं है, इनके पास बहुत सारी है, ऐसे में ज़मीन को देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो एक समुदाय के हैसियत से यहाँ पर नुकसान में है ये लोग, या कोई अस्पताल खोला जाना है तो आपके निजी अधिकार है, ठीक है, अपनी जगह है बात, लेकिन एक समुदाय के तौर पर जब कोई अस्पताल खुलेगा तो सबको फ़ायदा देगा, कोई स्कूल खुलेगा तो सबको फ़ायदा देगा, कोई पुल बनेगा तो सबको फ़ायदा देगा, कोई बांध बनेगा तो सबको सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी, कोई सड़क बनेगी तो सबको सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार के पूरक हैं, ये मौलिक अधिकार से टकराव नहीं है। यही वो कारण है कि मौलिक अधिकारों में संतुलन बनाया जाता है और मौलिक अधिकार और नीतिशक तत्वों को आधारभूत ढांचा भी घोषित किया गया है। ठीक है, और मतलब इस देखिए आर्थिक लोकतंत्र सामाजिक, इस पे आप यहाँ लिखेंगे कसौटी पे, आप ये इस लाइन को ऐसे लिखेंगे, मैं बोल देता हूँ कि विपक्ष इन नीतिशक तत्वों के आधार पर सरकार पर नियंत्रण स्थापित करता है। मतलब विपक्ष के लिए ये नियंत्रण का हथियार है। इस तरीके से आप इस लाइन को लिखेंगे जो यहाँ पर लिखा है मैंने, और यह आम नागरिक को भी सजगता प्रदान करता है। इस तरीके से आप इस पॉइंट को लिखेंगे, ये वरना सोचेंगे सर ने तो ऐसे बना दिया, लाइन खींच दिया, मैं कैसे लिखूं, तो मैंने बता दिया आपको आप कैसे लिखें। ठीक है, तो ये पर्याप्त आधार आपके पास हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि नीतिशक तत्वों का भाई अपना महत्व है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है फालतू का, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनका अपना ही महत्व है। तो ये रही नीतिशक तत्वों की उपयोगिता और महत्व। छोटा सा पार्ट मौलिक कर्तव्य का है, मौलिक कर्तव्य भी हम लोग ले लेंगे कल। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत